आज ईरान ने 18वां हमला किया और उस हमले में उसने इसराइल के फौजी मराकज तबाह कर दिए और उसके साथ साथ 2 फिजाई अड्डे तबाह कर दिए और ये बहुत बड़ा लॉस है इसराइल का। और इसके साथ साथ दिफाई सनतें, यानी वो जहां पे मिसाइल बनते थे और टैंक्स बनाए जाते थे और जहाज बनाए जाते थे इसराइल के अंदर, उनको भी ईरान ने तबाह कर दिया है। और इसके साथ साथ इसराइल का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जो है वो भी तबाह कर दिया है ईरान के मिसाइल की मदद से। और इस मरतबा सिर्फ ईरान ने वहां मिसाइल नहीं भिजवाए बल्कि उसने ड्रोन्स भी भिजवाए हैं। और अब बाकायदा इसराइल की अपनी एजेंसियों के 450 हमले ईरान ने इसराइल के ऊपर किए हैं, जिनमें से 400 हमले ड्रोन्स के भी हैं। यानी ड्रोन्स के 400 हमले और जो मिसाइल्स के हमले हैं वो 450 हैं। इन दोनों को मिलाया जाए तो 850 हमले जो हैं वो इसराइल के ऊपर ईरान की तरफ से हो चुके हैं और ये बहुत ज्यादा बड़ी तादाद है। और ये जो 18वां हमला है उसके अंदर अब मगरबी किनारा और गोलान की जो पहाड़ियां हैं उसके ऊपर भी हमला किया गया और ये पहली मरतबा गोलान की पहाड़ियों पर ईरान ने हमला किया और साथ साथ मगरबी किनारे को भी हदफ बनाया। और वहां पे जो न्यूक्लियर साइट्स थी इसराइल की और उसके साथ साथ दिफाई मराकज थे और वहां पे जो उनकी फैक्ट्रीज थी उनको भी उड़ा दिया। अगर वहां जो छोटी बस्तियां हैं और उसके अंदर कोई खास किस्म के लोग इसराइल के वहां पे रहते हैं उन बस्तियों के अंदर, उनके ऊपर भी हमला किया गया और ये बहुत बड़ा टारगेटेड हमला था। यानी बाकायदा जासूसी के जरिए ईरान को पता चला था कि वहां किस किस जगह पे हमला करना है। तो ईरान ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है आज के दिन। लेकिन उसके बाद फिर इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया और इस मरतबा जो उसका हदफ था वो इस्फहान का न्यूक्लियर प्लांट था। और इस्फहान के सबर्ब्स में एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है जो ईरान ने बनाया है और वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहा था। लेकिन मुसलसल इसराइल की तरफ से इसको हदफ बनाया जा रहा है और अब इसराइल ने दावा किया है कि हमने ये न्यूक्लियर साइट उड़ा दी है, जबकि जो आजाद जराए हैं उनका ये कहना है कि इस टाइप का कोई वाकया यहां पे नहीं हुआ। हमला जरूर हुआ है लेकिन साइट नहीं उड़ी क्योंकि यहां पे किसी किस्म की ताबकारी के असरात मौजूद नहीं है। अगर ये ताबकारी होती तो इस्फहान शहर को बहुत नुकसान पहुंचना था, लेकिन ना किसी जगह पे ताबकारी नोट की गई और ना ही इस्फहान के शहरियों को किसी किस्म की तब्दीली महसूस हुई। इसके साथ साथ इसराइल का यह दावा है कि आज हमने जितने हमले किए हैं इस्फहान की साइट्स पे, उसके बाद ईरान का जो जौहरी प्रोग्राम है वो 2 साल पीछे चला गया है। यानी अब अगर वो दोबारा इस लेवल पे आना चाहें तो उन्हें मजीद 2 साल उसके ऊपर खर्च करने पड़ेंगे। तो अब इसराइल की तरफ से ये मुसलसल दावा किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक दावा किया गया और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो इसराइल है उसके पास न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है और सरदस्त अमेरिका भी उन्हें यह सिस्टम नहीं दे रहा। मेरा ख्याल है वो बंकर बस्टर बम्स की बात कर रहे हैं जो ज़ाहिर है इस वक्त सिर्फ अमेरिका के पास हैं और इसराइल ये बंकर बस्टर बम लेना चाहता है और साथ साथ वो जहाज भी लेना चाहते हैं जो इन बंकर बस्ट बम्स को बाकायदा न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर या फर्दों की जो न्यूक्लियर साइट्स है ज़्यादा डिटेल के साथ अगर हम बात करें तो उसके ऊपर गिराना चाहता है। लेकिन मैं आपको पिछले व्लॉग में बता चुका हूं कि 3 वजूहात है जिसकी वजह से अमेरिका इस झांसे में नहीं आ रहा। पहली वजह तो यह है कि यह एक यूनिक किस्म का बम है जो 30,000 पाउंड वजनी है और जहाज के अंदर, और जहाज भी इसका यूनिक है, ज़हन में रखिएगा कि इसको फेंकने के लिए खास किस्म का जहाज है जो इसको कैरी कर सकता है और ये जहाज भी सिर्फ अमेरिका के पास है और एक प्रवास के अंदर जहाज सिर्फ 2 बम्स ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन अमेरिका इस खसूसी टेक्नोलॉजी को किसी के हवाले भी नहीं करना चाहता और उसे यूज भी नहीं करना चाहता क्योंकि उसका ख्याल यह है कि अगर ये किसी को दे दी गई या किसी के हवाले कर देगी तो वो इसको रेप्लिकेट कर लेगा, जिसके बाद इसकी जो इनफरादियत है वो खत्म हो जाएगी। और दूसरा यह है कि अमेरिका इसलिए भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि अगर इसे इस्तेमाल कर लिया और इस्तेमाल होने के बाद भी अगर ईरान की न्यूक्लियर साइट तबाह नहीं होती तो फिर इसकी जो माइट है, जो इसके बारे में एक क्लेम था, वो खत्म हो जाएगा। फिर अमेरिका का जो गलबा है वो दुनिया के अंदर खत्म हो जाएगा। लोगों को, दुनिया के मुल्कों को महसूस हो जाएगा कि अमेरिका सिर्फ ब्लफ करता रहा है और इसका बम जो है वो हवा के अंदर ही ठुस हो गया। तो अमेरिका ये नहीं चाहता। और दूसरी उसकी वजह यह भी है कि जब ये फर्दों की न्यूक्लियर साइट पर हमला किया जाएगा तो वहां पर जो यूरेनियम है वो 60% अफसूदा है और अगर वो ताबकारी हो गई तो पूरे इलाके के अंदर ताबकारी फैल जाएगी। इवन जो अरब कंट्रीज हैं उन सब के अंदर भी ताबकारी फैल जाएगी और अरबों को बहुत ज़्यादा खदशा है इस चीज़ का और उसका जो नुकसान है वो जाहिर है फिर पूरी दुनिया को होगा और अमेरिका ये नहीं चाहता। और इसके साथ साथ अमेरिका का ये भी ख्याल है कि अगर हमने अटैक कर दिया तो इसराइल तो साइड पर रह जाएगा, उसके बाद ईरान के साथ हमारी जंग शुरू हो जाएगी और ईरानी हमें हर जगह पर उसका बदला लेंगे या तबाह बर्बाद करेंगे जिसकी हमें कीमत अदा करनी पड़ेगी और अमेरिका ये कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वजह से अमेरिका इस बम की तरफ नहीं जा रहा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आज फिर ये कहा है कि इसराइल के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, हमारे पास है लेकिन हमें इसे यूज करने के लिए या अपने आप को तैयार करने के लिए 2 हफ्ते चाहिए। अगर 2 हफ्तों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो हो सकता है फिर हम ये फैसिलिटी इस्तेमाल कर लें। लेकिन सरदस्त मुझे नहीं लगता कि ट्रंप उस साइड पर जाएंगे क्योंकि इसके खतरात बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ ईरान से ये खबर आई कि आयतुल्लाह खामनाई साहब ने अपने 3 जानशीन जो हैं उनकी अनाउंसमेंट कर दी है और तीनों उलमा कराम हैं और इनका इनके खानदान के साथ कोई ताल्लुक नहीं। सब लोगों का ख्याल ये था, बल्कि कुछ लोगों का ख्याल ये था कि आयतुल्लाह साहब अपने साहबजादे मुज्तबा खामनाई को अपना जानशीन मुकर्रर करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पासदारान के अंदर इन्वॉल्व हैं
और पासदारान की इज्जत भी बहुत ज़्यादा करते हैं और वो इस पूरे सिस्टम के अंदर 32 साल से हैं। लेकिन खामनाई साहब ने अपने साहबजादे का नाम उन जानशीन की फहरिस्तों में शामिल नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल खानदान से हट के 3 लोगों के नाम अनाउंस किए हैं और उन्होंने फरमाया कि इनमें से किसी शख्स को भी आप मेरे बाद आयतुल्ला मुंतखब कर लीजिएगा। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि आयतुल्ला खामनाई साहब जो हैं इनकी उम्र 86 साल है और ये कैंसर पेशेंट हैं और साथ साथ ये 32 साल से आयतुल्ला हैं और अब इन्हें महसूस ये होता है कि किसी वक्त भी अमेरिका की तरफ से या इसराइल की तरफ से इनके ऊपर हमला हो सकता है, जिसके बाद इनकी जान जा सकती है। तो इन्होंने शहादत के लिए अपना जहन तैयार कर लिया है और अब बाकायदा इन्होंने अपने जानशीन तैयार कर लिया, क्योंकि उसके बाद अमेरिका की तरफ से बार बार ये धमकी दी जा रही है। बल्कि पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि हमें मालूम है कि आयतुल्ला कहां पे छुपे हुए हैं, लेकिन हम उन्हें निशाना नहीं बनाना चाहते। इस ऐलान के बाद आयतुल्ला साहब ने तमाम जो डिजिटल गैजेट्स हैं वो अपने से दूर हटा दिए हैं। अब उनके साथ कम्युनिकेशन का कोई जरिया नहीं सिवाय उनका एक खास खादम के जरिए, वही उनका मैसेज रिकॉर्ड करता है और उसके बाद कैमरास को वहां से हटा दिया जाता है और वो फिर पैगाम थोड़ी देर बाद जाके अनाउंस किया जाता है, उसे नशर किया जाता है। लेकिन आयतुल्ला खामनाई साहब के पास किसी किस्म का कोई गैजेट नहीं है और वो एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां पे हालात ना होने के बराबर हैं ताकि अमेरिका या इसराइल उनके ऊपर हमला न कर सके। लेकिन इसके बावजूद खदशात जो हैं वो अपनी जगह पे कायम है, क्योंकि आयतुल्ला खामनाई साहब बड़ी शख्सियत है और अगर खुदा ना खास्ता इनके ऊपर हमला हो जाता है तो पूरी शिया कम्युनिटी, पूरे शिया मुसलमान जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है, उन सब के ज़ाहिर दिल आज़ारी होगी और उसके बाद एक नई किस्म की सूरत डेवलप होगी जिसका सामना अमेरिका को भी करना पड़ेगा और इसराइल को भी करना पड़ेगा। हम इसके साथ साथ एक और खबर आपके सामने पेश करते जाते हैं। आज एक बड़ा हैरानकुन किस्म का वाकया पेश आया और यह वाकया चाबहार के अंदर पेश आया था। अगर आपको याद हो तो कुलभूषण यादव एक जासूस था इंडिया का, जो पाकिस्तान के अंदर से गिरफ्तार हुआ था और ये चाबहार के अंदर रहता था और ये ईरान की तरफ से वहां पे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां करता था, तो इसको गिरफ्तार किया गया। तो अब चाबहार के ऊपर ईरान की अपनी एजेंसीज ने वहां पे एक बड़ा ऑपरेशन किया है और एक गोदाम के अंदर छापा मारा है। वहां से 141 एजेंट्स निकले हैं, जिनमें से 121 एजेंट्स इंडियन थे और उनके साथ 20 एजेंट्स जो थे इसराइली थे। तो 20 एजेंट इसराइली थे, 121 इंडियंस थे और टोटल 141 हैं। और ये सब लोग मिल के मुसाद के साथ मिल के ईरान के अंदर कार्रवाई कर रहे थे और साथ साथ पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई कर रहे थे। जब इन लोगों की सारी चीजों को रिकवर किया गया, डिस्कवर किया गया, तो पता चला कि इनके पास सैटेलाइट फोन थे, वो सैटेलाइट फोन से इनसे ले लिए गए, बरामद कर लिए गए। फिर एक वॉलेट लॉक था जिसके जरिए जाहिर है कोई उसके अंदर कोड से जिसको ये शेयर करते थे एक दूसरे के साथ। फिर एक हार्ड ड्राइव मिली है और जब हार्ड ड्राइव को खोला गया, उसको चेक किया गया, तो उसमें से बहुत से प्रोजेक्ट निकले, जिनमें से एक प्रोजेक्ट का नाम गोल्डन था। और ये जो गोल्डन प्रोजेक्ट है, गोल्डन एशिया बल्कि, तो इसके जरिए बलूचिस्तान के अंदर फसादात फैलाए जा रहे थे और बड़ी डिटेल उसमें से निकली है। उसके मुख्तलिफ पेजेस हैं, जिनमें से एक पेज है जिसका नाम गवादर पोर्ट था, यानी गवादर के अंदर जो BLA ऑपरेशन कर रही थी या जो इसके साथ साथ BYC ऑपरेशन कर रही थी, वो सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर से मिली थी। और इसके साथ साथ एक पेज था जिसके अंदर पंजगूर लिखा हुआ था और फिर एक पेज था जिसके अंदर मंद लिखा हुआ था। लिहाजा मंद के इलाके के अंदर और पंजगूर के इलाकों के अंदर जो BLA ऑपरेशन कर रही थी या दहशतगर्दी की कार्रवाई कर रही थी, वो सारे इन पेजेस से अंदर निकले और इन दोनों के ऊपर, पंजगूर के ऊपर और मंद के ऊपर, सुर्खदारे लगे हुए थे। और BLA जो था, बल्कि उसके साथ ये भी लिखा हुआ था कि BLA रिमोट रिले नूड्स, ये उसका टाइटल था इंग्लिश के अंदर। और इसके साथ साथ नोड और साथ K7 भी एक लिखा हुआ था, एक पेज ये भी था। और इसके साथ कराची लिखा हुआ था, नोड K7 कराची। और ये पता चला कि कराची के अंदर जो मुसाद है और उसके साथ साथ रा है, उसके ड्रॉप बॉक्सेस हैं और उन ड्रॉप बॉक्सेस के जरिए ऑपरेशन किए जाते थे। फिर BLA और BYC को बाकायदा मालूमात भी दी जाती थी और उसके साथ साथ उन्हें फंड भी दिए जाते थे। बल्कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें से एक शख्स का नाम राजेश सिंह है और इसका नाम उर्फियत जो इसकी रमज़ान है, ये मुसलमान बना हुआ था लेकिन ये मुसाद का एजेंट है और इंडियन है और असल नाम इसका राजेश सिंह है। तो जब इसके बारे में मजीद थोड़ी सी इंक्वायरी की गई तो पता चला कि ये बेसिकली मुंबई के अंदर एक टेक कंपनी है, उसका CFO है, लेकिन ये यहाँ पे BYC की फंडिंग के लिए ईरान में बैठा हुआ था। और इसने दुबई की 3 कंपनीज के जरिए, कंपनीज के नाम भी मैं आपके सामने रखता जाता हूँ, इनमें से एक सहर FZE है, एक कंपनी है, और दूसरी जो है कॉपर लाइन LLC है और तीसरी बदर ट्रेडर्स है। इन तीनों कंपनीज के जरिए इसने BYC को $3.2 मिलियन ट्रांसफर किए थे और दुबई के जरिए ट्रांसफर किए थे। और ये पैसे 24 नवंबर 2024 को सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ कंपेन पे खर्च किए गए थे और बहुत सारे अकाउंट्स थे जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स जिनके जरिए ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था पाकिस्तान के खिलाफ। और उसके बाद जब ये गिरफ्तार हुआ तो वो सारे अकाउंट्स जो है, जब उनको लॉग इन किया गया, चेक किया गया, तो पता चला कि वो सारे बंद हो गए हैं, तो वो उसके बाद बंद कर दिए गए। ये सारी इंफॉर्मेशन ईरान की एजेंसियों ने पाकिस्तानी एजेंसियों के साथ शेयर की और पाकिस्तान ने फिर पंजगूर के अंदर इनका एक असला डिपो है, उसके ऊपर छापा मार के असला सारा बरामद कर लिया। फिर इसके साथ ही तुर्बत के अंदर BYC के जो एक मीडिया सेल है उसके ऊपर भी छापा मारा गया और वहां से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली और ये वो इंफॉर्मेशन थी जो ईरान के जरिए BYC को दी गई थी।